अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कुदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़, अपडेट्स और कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के प्राइस एनालिसिस करता हूँ। और साथ मैंने कुछ सिलसिला शुरू किया है जिसमें मैं आप लोगों को बोर करता हूँ, कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ऑन टॉपिक या ऑफ टॉपिक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो के लास्ट में जाके मैं मेटावर्स के हवाले से आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। आपने वो मेरी वीडियो लाज़मी देखनी है। लेकिन इस वक्त अगर आप क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल जायजा लें तो मार्केट आज भी आपको बेरिश रंग ही दिखा रही है। इस वक्त मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है, मार्केट में इस वक्त तो तकरीबन 12 से 15,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में एकदम इस साल तो मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज का सही इन्फ्लक्स आया। अच्छा खासा नई नई क्रिप्टो करेंसीज जो है वो नए नए डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट किस्म के प्लान्स लेके मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट जो है वो बेरिश है। और जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो कि बहुत बुरा है वो है पैनकेक स्वैप का अपना टोकन केक। मैं बुरा इस वजह से कह रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, पैनकेक स्वैप और यूनी स्वैप की प्राइसेस जो है इस साल में अच्छा खासा उन्होंने बूम पकड़ा और पैनकेक स्वैप की प्राइस जो है तकरीबन $45 तक गई थी। इसका ऑल टाइम हाई कोई 40 से $50 की रेंज में इसका ऑल टाइम हाई है। इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है वो $11-12 पे। और ये अच्छा खासा डंप है और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने पैनकेक स्वैप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो मैं आपको समझता हूं ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो सबसे पॉपुलर जो डेक्स है वो ये पैनकेक स्वैप है। तो इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप लाजमी कर सकते हैं। उसके अलावा लूना की बात की जाए तो लूना जो है इस वक्त अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, इसकी रिस्पेक्ट करके ये फिर ऊपर चला गया है। अगर तो लूना की प्राइस जो है नीचे इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो लूना की प्राइस भी मार्केट के साथ साथ नीचे मूव करेगी। 2 दिन पहले वैसे इसने अजीबोगरीब काम किया, सारी मार्केट क्रैश की थी लेकिन लूना भी क्रैश किया। मार्केट मैनिपुलेशन में लूना की प्राइस भी नीचे डंप हुई, तकरीबन $47 तक इसकी प्राइस डंप हुई। लेकिन उसके बाद एकदम ऐसा इसने टू द मून सफर जारी किया कि ऑल टाइम हाई बनाया $85 का। लेकिन अभी दोबारा जो है वो करेक्शन हो रही है। अगर तो मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो लूना की प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। बिटकॉइन की बात करें तो ये डेली का चार्ट है। डेली की चार्ट जब तक ये 200 MA की लाइन बिटकॉइन क्रॉस नहीं करता जो कि तकरीबन 50,000 की प्राइस बनती है, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हमें बैरिश ही रंग दिखाएगी। और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पोटेंशियल है कि ये मजीद नीचे ड्रॉप हो। तो आप बाय ऑर्डर लगा दें, अपने आप को रेडी रखें। अगर हम कल मैंने ट्विटर पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स शेयर किया था। कल जो बिटकॉइन का फियर इंडेक्स था वो तकरीबन 15 की वैल्यू पे चला गया था। मेरे दोस्तों भाइयों, आपको मैं टाइम टू टाइम बताता आता हूं कि जब कभी भी क्रिप्टो मार्केट का फियर इंडेक्स 20 से नीचे हो जाए तो आप सब कुछ अपना क्रिप्टो में फेंक दें। और जब कभी क्रिप्टो मार्केट में ग्रीड इंडेक्स 80 से ज्यादा हो जाए, आप जितने मर्जी फोमो हो मार्केट में कि यार ये फलां क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस ऊपर चलेगी, आपने फोमो पे नहीं जाना, आपने बेच के सुकून करना है। क्योंकि मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी की ऐसी है, वो हाईली वोलाटाइल है, देखते ही देखते कई गुना नीचे ड्रॉप हो जाएगी। और अगर आप 80 के ऊपर ग्रीड के एनवायरनमेंट में सेल करेंगे और नीचे फियर के एनवायरनमेंट में बाय करेंगे तो यू कैन बी अ रिच पर्सन। सिर्फ आप फियर और ग्रीड के इंडेक्स पे ही फोकस कर लें तो आप क्रिप्टो मार्केट आपको अमीर कर सकती है। ये मैं आपको हवा में बातें नहीं बता रहा, ये पढ़ी लिखी बातें हैं। अच्छा, उसके अलावा आरएसआई इंडेक्स भी देखें तो वो अच्छा खासा नीचे ड्रॉप हुआ है। और आरएसआई इंडेक्स भी आपको यही कह रहा है कि आप बिटकॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर चार्ट पे देखा जाए तो ये 4-5 तारीख को जब मार्केट मैनिपुलेट हुई, इसका एक नुकसान ये हुआ, फायदा भी हुआ, नुकसान नुकसान ये हुआ कि मार्केट मैनिपुलेशन से लोगों के अकाउंट वॉश हुए। फायदा इसका ये हुआ मेरे दोस्तों भाइयों, जो फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट जो फ्यूचर ट्रेडिंग थी बिटकॉइन की, तकरीबन $22 बिलियन की जो ट्रेडें थी वो लेवरेज लेके उधार लेके की गई थी ट्रेडें। और इस मार्केट क्रैश में अब वो कम होके ट्रेड्स तकरीबन 16.6 बिलियन यानी 5.4 बिलियन डॉलर का जो लेवरेज ट्रेडिंग वाला सरमाया वो कम हुआ है। ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है। इसकी वजह यह है कि जब कभी भी ट्रेडर जो है वो ग्रीड में आके, लालच में आके उधार लेके ट्रेडिंग करते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मौका मिल जाता है कि उनके अकाउंट वॉश करे और मार्केट को मैनिपुलेट करे। तो जितना ये कम होता जाएगा ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, उतना ज्यादा मार्केट के लिए ये बुलिश साइन है। अच्छा, इसके अलावा ये मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाह रहा था। 4 तारीख को मार्केट डंप हुई तो ये पीटर शेफ हैं, इनके हवाले से मैं टाइम गाहे बगाहे आपको आगाह करता रहता हूँ। ये बिटकॉइन के शदीद मुखालफ और गोल्ड के ये बड़े सपोर्टर है। ये कहते हैं कि गोल्ड ही को दुनिया का स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए।
अच्छा, इन्होंने 4 तारीख को जब मार्केट डंप हुई तो जो एल साल्वाडोर के सदर हैं उसको टैग किया और उसे कहा कि बिटकॉइन की मार्केट अभी और नीचे डंप करेगी और क्रैश करेगी, तो तुम अपने शहरियों के टैक्स पेयर का पैसा और कितना जाया करोगे। बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया। मैं इसको पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करूंगा। उसके सदर नायब बकुले ने कहा कि मैंने अपने शहरियों का कोई पैसा जाया नहीं किया, बल्कि उसको कहा, बूमर बूमर किसको कहते हैं, जो वर्ल्ड वार टू के बाद पैदा होने वाली नस्ल थी, वो चूंकि उस वक्त पॉपुलेशन एकदम बड़ी ग्रो की थी, तो उसको ये जो मिलीनियल्स हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, ये उनको बूमर कह के मजाक उड़ाते हैं, तो इसने उसको बूमर कहा। वी हैव 44,106 ऑन्स इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है एल सेल्वाडोर के पास। उसने कहा कि वो पिछले एक साल में उसकी वैल्यू डंप हो गई है तकरीबन 0.37। वो कहता है कि अगर हमने यही पैसे बिटकॉइन में एक साल पहले रखे होते तो तकरीबन हम 204 मिलियन डॉलर वर्थ का हमारा वो सरमाया हो सकता था। यानी जो उसके पास इस वक्त एल सेल्वाडोर के पास गोल्ड पड़ा हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू है ऑलमोस्ट 79 मिलियन। इस वक्त एल सेल्वाडोर के पास जो टोटल बिटकॉइन है तकरीबन 1250 है, उसकी वैल्यू बनती है 60 मिलियन प्लस। जितना इनके पास गोल्ड है, ऑलमोस्ट इतना ही इनके पास बिटकॉइन है। आने वाले वक्त में मेरे दोस्तों भाइयों देखेंगे कि जो नायब बकूले है उसका किया गया फैसला क्या उनके शहरियों के लिए फायदेमंद हो सकता है या नहीं। लेकिन अब इसको पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेट करना है, देखें। पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 4 बिलियन डॉलर का गोल्ड हमारे रिजर्व में पड़ा हुआ है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस रिजर्व का सिर्फ 5%, ज्यादा नहीं, 5 भी नहीं बल्कि 1% उसको गोल्ड में से निकाल के बिटकॉइन लेके रख दे, तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर ले, शायद वो 1% जो बाकी 99% गोल्ड है उसकी वैल्यू को आने वाले एक साल में क्रॉस कर दे। अगर ऐसा हो तो ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एक तरह का सरप्राइज होगा पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन मुझे नहीं मालूम, शायद हुकूमत पाकिस्तान में इतनी विल है या वो जो इस वक्त खान साहब है वो कर भी सकते हैं या नहीं। क्या एग्जेक्टिव के पास इतना इख्तियार है कि जो हमारे सेंट्रल रिजर्व है उनको एक ऑर्डर के जरिए जो है वो चेंज कर ले, ये मुझे नहीं पता। क्या इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। लेकिन एक और सोल्यूशन है, वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर ट्रस्ट टैक्स पेयर का पैसा क्रिप्टो में नहीं डालना चाहती है, अगर वो हमारे जो रिजर्व्स हैं उनका कुछ परसेंटेज क्रिप्टो मार्केट में नहीं डालना चाहती है, तो एक और सोल्यूशन है, वो ये है कि जितना नैब क्रिप्ट माफिया से पैसे की रिकवरी करती है, ये वो पैसा है मेरे दोस्तों भाइयों जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम से निकल चुका है। अब चूंकि वो सिस्टम से निकल ही चुका है, गुम ही हो चुका है, अगर वो वापस आ रहा है, उसको फियाट करेंसी में वापस खजाने में जमा करवाने की बजाय, अगर मेरे दोस्तों भाइयों हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा लॉ पास कर दे कि उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके या और दीगर क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करके रख लिया जाए, तो वो जो पैसा सिस्टम से निकला हुआ है वो तो ऑलरेडी निकल चुका, वो तो हम रिकवरी कर रहे हैं। तो अगर उसको इस तरह रख लें तो टैक्स पेयर का इस तरह पैसा बराह रास्त इन्वॉल्व भी नहीं होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये जो हमारा पैसा है टैक्स करप्ट माफिया से निकाला हुआ, हमें अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अगर आप चाहें तो मेरे इतने सिर्फ चंक को सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि जो अरबाब इख्तियार है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। शायद वो मेरे इस थॉट को या इस थॉट को भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसके बारे में थॉट प्रोसेस चलाएं और कोई अच्छा सा आइडिया जो है वो ऑन टेबल लेके आए। चलें आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है जी बाइनांस की। बाइनांस ने यूके में अपना ऑफिस खोलने का इरादा किया है। अब ये क्यों किया है? आपको याद होगा जब मिड मई में क्रैश आया तो जून में जाके बर्तानिया ने बाइनांस को वहां ट्रेडिंग करने के लिए मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान जितने पाकिस्तान में एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, बाइनांस है, ओके एक्सचेंज है, ये जितने एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं उन सबको बैन करे। क्यों बैन करे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बर्तानिया ने बैन किया, आज वो वहां पे ऑफिस खोलने जा रहे हैं बाइनांस। और जब वो ऑफिस खोलेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, वहां पे वहां की एजेंसियों से वो लाइसेंस लेंगे, और जब वो लाइसेंस लेंगे तो जितने उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग या इस तरह की इलीगल इलीगल एक्टिविटीज की कोई तफ्तीश होती है, उनके इदारे करते हैं, तो ये इदारे जो लाइसेंस लेके वहां काम कर रहे होंगे वो इन्वेस्टिगेशन इदारों के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान फिलफोर सारी एक्सचेंजेस को बैन करें। इन सबको कहें कि अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो अपना ऑफिस खोलें, यहां से लाइसेंस लें, ताकि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये पी टू पी का कल कभी रोना मैंने आपको बताया था, शायद परसों मैंने आपको बताया था कि मैं भी बाय करना चाहता था 4-5 लाख का क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जब मैं जाके पी टू पी पे प्राइस देखी, डॉलर की प्राइस ही ऑलमोस्ट 175-76 रुपए, और पी टू पी पे ट्रेड हो रहा था 200 रुपए। तो इतना ज्यादा जो गैप था, ये सारे
अगर ये रेगुलराइज होंगी तो इनको आंसर करना पड़ेगा हमारी एजेंसियों को। तो ये एक इस हवाले से न्यूज़ थी। लेकिन इसको अगर हम बीएनबी की प्राइस की तरफ देखें तो मैं वो भी आपको बताता चलूं, अगर आप बीएनबी के होल्डर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जितना ये इदारों के साथ, रेगुलेटरी बॉडी के साथ बायनांस जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ चलता जाएगा, उतना ही इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट हो सकती है, क्योंकि बिजनेस इसमें और आएगा तो इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होगी। अगर आप इसकी चार्ट में देखें तो चार्ट में जो बाइंग प्राइस अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको बाइंग ऑर्डर बता देता हूं। वैसे तो इसकी प्राइस जो है चार्ट में देखें तो बेरिश इन्वायरमेंट ही है। जब तक ये 50 की ईएमए लाइन से प्राइस जो है वो नीचे रहती है तो मार्केट इसकी बेरिश ही रहेगी। इसकी सपोर्ट जो है ये 200 ईएमए की प्राइस है और जो रेजिस्टेंस है ये 50 ईएमए है। तो अगर आपने बाय ऑर्डर लगाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 514-15 पे एक बाय ऑर्डर लगा दें, और इससे नीचे भी आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं $455 से लेके $460। ठीक है। उसके बाद मोबॉक्स की बात करें तो मोबॉक्स की प्राइस भी जो है वो बेरिश रंग दिखा रही है। 50 ईएमए से नीचे इसकी रेजिस्टेंस है, उसको इसने ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे जा रही है। और अगर इसकी ये जो एनएफटी गिव अवे की बात करें तो इसको देखिए तो इसका टाइमर अभी भी चल रहा है, लेकिन गिव अवे की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये टाइमर जब खत्म होगा तो क्या ये बाइनांस के ऊपर अपने एनएफटी गिव अवे करेंगे या नहीं। जैसे इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप दोस्तों को लाजमी अपडेट करूंगा। आगे न्यूज है जी, ये ईडन, मैजिक ईडन एक एनएफटी प्लेटफॉर्म है सोलाना के ऊपर। जैसे ओपन सी एनएफटी का एक एक तरह का जाइंट मार्केट प्लेस था। इथीरियम के ऊपर जितने एनएफटी की बाइंग सेलिंग हो रही थी वो ओपन सी के ऊपर हो रही थी। दूसरे भी प्लेटफॉर्म थे लेकिन ओपन सी जो है उसको लीड कर रहा था। मेरे दोस्तों भाइयों, पिछले एक महीने से मैजिक ईडन की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है पर डे का वो ओपन सी से ज्यादा हो रहा है, और इसी वजह से ये मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूं। ये मैंने सोलाना का और इथीरियम का ये आपको प्राइस चार्ट दिखाया, जिसमें ब्लू लाइन जो है वो सोलाना की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये इथीरियम की प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देख रहे हैं पिछले सितंबर के महीने से सोलाना की प्राइस जो है इथीरियम से ऊपर ही जा रही है। उसकी वजह यह है कि सोलाना की जो मेन प्राइस की जो ड्राइविंग फोर्स है वो है एनएफटीज, और एनएफटी की वजह से इसकी प्राइस भी बूम कर रही है। और इसके जो मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि मैजिक ईडन है और भी सोलाना के एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो इस वजह से सोलाना की प्राइस में भी अच्छा खासा मेरे दोस्तों भाइयों अभी भी पोटेंशियल है। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहें तो लाजमी करें, और इथीरियम तो लाजमी करें। इथीरियम इस वक्त जो है अच्छा खासा अपने सपोर्ट लेवल के पास आया है। ये देखें ऑलमोस्ट 23% जो डाउन है। तो आप इथीरियम में भी इन्वेस्टमेंट करें, सोलाना में भी करें। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करें। आगे बढ़ते हैं जी, ये क्रोशिया का जो लार्जेस्ट फूड चेन है रिटेलर कॉन्जुम, उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के जरिए जो है वो पेमेंट्स लेना शुरू कर दी हैं। इससे चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था न्यू एज भी एक रिटेलर है, उसने भी किया। फिर यूके की एक नथिंग रिटेलर कंपनी है, उन्होंने भी। इनके पास हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज होते हैं और लाखों की तादाद में मेरे दोस्तों भाइयों इनके पास कस्टमर्स होते हैं। अगर ये क्रिप्टो करेंसीज के जरिए पेमेंट्स का सिस्टम करते हैं, इससे एक तो अवेयरनेस बढ़ेगी और दूसरा जो अर्ली होल्डर्स है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि नए आने वाले जब पैसा फेंकते हैं तो पुराने जो होल्डर्स हैं जो जो उन्होंने होल्ड किया होता है उनकी प्राइस जो है अप्रिशिएट होती है। अवेयरनेस की बात मैं कर रहा हूं तो इस वीडियो के हवाले से मैं आप में से अगर कोई बंदा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, कोई गारमेंट की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस इस तरीके से फैला सकते हैं कि अगर हम शर्ट्स पैंट्स इस तरह के बनाएं कि उनके ऊपर क्रिप्टो करेंसी के लोगोज लगाएं, और वो लोगो लगा के जब लोग पहन के अपने फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदारों में जाएंगे तो वो इस हवाले से उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो उनको गाइड करेंगे। इस तरह पब्लिक अवेयरनेस फैल सकती है। तो अगर आप चाहें तो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप ये साइड पे आपको ट्विटर मेरा अकाउंट नजर आ रहा है, मेरे साथ ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो चीज बेचनी है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, मैं हाई क्वालिटी बेचूंगा और सस्ती बेचूंगा। तो ये जहन में रख के मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे साथ कोई कांटेक्ट करता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनमें से मैं गिव अवे भी करूं 10, 50 या 100 के करीब। इट ऑल डिपेंड कि मैं क्या, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी उधर से निकलती है। लास्ट में जैसे मैं आपको मेटावर्स की बात बता रहा था कि मेटावर्स इंसान मेरे दोस्तों भाइयों रियल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ उसका सफर जो है वो बड़ा तेज हो गया। कुछ लोग तो शायद ये समझते हैं कि जब से फेसबुक ने अनाउंसमेंट की या ये जो मेटावर्स के हवाले से क्रिप्टो करेंसीज है उनकी प्राइसेस जब से ऊपर जा रही हैं उस वक्त से शायद मेटावर्स आन नहीं। मेरी नजर में
मेटावर्स में इंसान ने उसी वक्त कदम रख दिया था, डिजिटल दुनिया में इंसान ने उसी वक्त पहला कदम रख दिया था जब इंसान ऑनलाइन हो गया था, जब इंसान अपने एहसासात, अपने ख्यालात को डिजिट्स ऑनलाइन करके रिमोट एरियाज में दुनिया के किसी और कोने में बैठे जगह पे भेजना शुरू कर दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू डिजिटल ये वर्ल्ड, ये उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी। अब ये है कि स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इंसान जो है फिजिकल वर्ल्ड से जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है वो फिजिकल वर्ल्ड से निकाल के अपनी डिजिटल वर्ल्ड में लेके जा रहा है, अपनी वेल्थ फिजिकल वर्ल्ड से निकाल के अपनी डिजिटल वर्ल्ड में लेके जा रहा है, और डिजिटल वर्ल्ड में जो वेल्थ दौलत लेके जा रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज के जरिए उसको लेके जा रहा है। लेकिन इस हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, उसका आपको पता होना बहुत मैं चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड में इश्यूज क्या है, क्यों इंसान फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। सबसे पहले तो डिजिटल हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ओवर क्राउडेड होती जा रही है, इंसान की पॉपुलेशन हद दर्जा बढ़ती जा रही है। यूं समझ लें कि आने वाले वक्त, हर गुजरते वक्त में इंसान जो है इस कुराए अर्ज पे बोझ बनता जा रहा है, उसके कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इवन पूरी कुराए अर्ज जो है, जो दूसरी मखलूकात हैं उनके ऊपर उसका बड़ा इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इंसान जो है वो दूसरे रास्ते, दूसरी जगह, दूसरे मुतबादल की तलाश में था। तो मेरा ख्याल है मेटावर्स उनके लिए एक बेस्ट चॉइस थी। इसके अलावा जब से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और मशीन्स, इंसान जो है वो मजीद डेवलप करता जा रहा है, इंसान से जो रोजगार है वो छिनता जा रहा है, तो इंसान जो है उसका भी मुतबादल ढूंढ रहा था। तो मेरे दोस्तों भाइयों, मेटावर्स इंसान के लिए बेहतरीन ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इंसान जब उधर जाएगा तो उधर उसको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बेशुमार जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। इसके अलावा इन्फ्लेशन, इंसान की जो फिजिकल वर्ल्ड है उसने जो पैसा बनाया अपने शहरियों को गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ लेन देन करने के लिए, जो एक फियाट करेंसी की एक इमारत खड़ी की, वो मेरे दोस्तों भाइयों आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है। और जैसे कि मैंने शायद आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर 1 करोड़ रुपया आज से 10 साल पहले आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, उसकी वैल्यू जो है तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए हो गई है। तकरीबन 50% आपका सरमाया जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए भी इंसान मुतबादल ढूंढ रहा था, और मेटावर्स में उसको फैसिलिटेट किया क्रिप्टो करेंसीज ने। वहां जाके जो करेंसीज होंगी, और ये इन्फ्लेशन इस वजह से होती है क्योंकि हुकूमतों के पास इख्तियार है कि वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जब जी चाहे पैसा छापते हैं, और वो अपने मामला जो है गवर्नेंस के उसको चलाते हैं। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्स हैं, इस दुनिया के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, जबकि मेटावर्स में रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होंगे। उसके अलावा पुअर गवर्नेंस, यानी जो फिजिकल वर्ल्ड में हमने एक पावर स्ट्रक्चर खड़ा किया, हमारी अपनी मुआशरत खड़ी करने के लिए, मुआशरा कायम करने के लिए जो हमने हुकूमतें बनाई, जो कि हम इंसानों को ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें करप्शन, उसमें तरह तरह के गवर्नेंस के मसाइल, तो ये सारे जो सोल्यूशन थे वो मेटावर्स में जब आप डिजिटल हो जाएंगे, जब आप क्रिप्टो करेंसीज के जरिए ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो जाएगा और डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये जो पुअर गवर्नेंस, ये जो करप्शन है, ये भी मिनिमम हो जाएगी। तो मेटावर्स आपको सोल्यूशन दे रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, और सारा जो सिस्टम होगा मेटावर्स, जब इंसान फिजिकल दुनिया से निकल के डिजिटल दुनिया में जाएगा तो वहां वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, ये कारपोरेशंस के हाथों में नहीं होगा, बल्कि वो सब कुछ वही डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पॉपुलर होंगे, वही लीड करेंगे जो कि डिसेंट्रलाइज होंगे, और जितना डिसेंट्रलाइज होगा उतना ही ज्यादा डेमोक्रेटाइज होगा, और उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा, और उतना ही ज्यादा एररलेस होगा। और दूसरा, जो मेटावर्स में दुनिया होगी वो टेम्पर प्रूफ होगी। आज तो कैलिबरी फ्रॉड और तरह तरह के हमें स्कैम्स और फ्रॉड नजर आते हैं ना, डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जब आप मेटावर्स में जाएंगे, वहां जो चीज ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाएगी मेरे दोस्तों भाइयों, उसको टेम्पर करना मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर कोई, और दूसरा, वहां पे जो कुछ रिकॉर्ड में होगा वो सब पब्लिकली अवेलेबल होगा। यहां तो सरकारी इदारों के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो जिनके पास पावर है वो सरकारी इदारों के कुछ अफराद को साथ मिला के वो टेम्पर कर देते हैं, हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक डाल देते हैं। वहां पे ये चीज नहीं है, हर चीज जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, कोई इसको टेम्पर नहीं कर सकेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जब आप इंसान जो है वो फिजिकल वर्ल्ड से निकल के डिजिटल वर्ल्ड में चला जाएगा तो वहां एक
यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी। हमारी हुकूमत पाकिस्तान जब भी सालाना बजट बनाती है तो अनाउंस कर देती है कि जो मिनिमम वेज है, जो मिनिमम तनख्वाह है, वो $15,000 होनी चाहिए। लेकिन कभी उसके बाद उसने चेक किया है कि क्या शहरियों को मिनिमम तनख्वाह 15,000 मिल भी रही है या नहीं? अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस महंगाई के दौर में भी कई बेचारे मजदूर ऐसे हैं जो 5,000 ₹10,000 पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। तो इसकी चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, चूंकि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स में जब हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगी, हर कंट्री अपना सीबीडीसी लॉन्च करेगी, वहां पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उसी के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा और कोई चेक एंड बैलेंस जो है इतना आसान हो जाएगा कि हर चीज जहां पे कोई मामला गड़बड़ होगा फौरन वो पॉइंट आउट हो जाएगा उस नेटवर्क के जरिए। लेकिन ये सारी चीजें तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही मैं बताता आ रहा हूं, इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी हैं। जब इंसान फिजिकल वर्ल्ड से निकल के, जब से इंसान डिजिटलाइज होता जा रहा है, अपने आप को डिजिटलाइज करता जा रहा है, हमारी बूदो बॉश में, हमारी मुआशरत में, हमारे कल्चर में बहुत फर्क आता जा रहा है। आप इमेजिन करें, आज से 40 साल 50 साल पहले आप इमेजिन कर सकते थे कि लोग शादियां ही जो है, अभी तो खैर कुछ गांव में ऐसा है, लेकिन शहरी इलाकों में तो लोग शादियां करते ही इस तरह कि एक मैरिज हॉल को बुक कर लेते हैं, मार्की वगैरह को बुक कर लेते हैं। वहां जो रिश्तेदार हैं कुछ घंटे के लिए इकट्ठे होते हैं, इवेंट खत्म होता है तो सब अपने अपने घरों चले जाते हैं। ऐसे नहीं था माजी में, ऐसा नहीं था। माजी में इंसान जब शादी ब्याह के मौके पे कई कई दिन आके लोग आपस में रहते थे, अपनी गम खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और इसके अलावा ये मत भूलें, जब से फोन आया, जब से ईमेल ने खत को खत्म किया है, जब से फोन आया, फोन की मिसाल ले लें, जब से फोन आया है, अब हमारी बहू बजाय इसके कि सास और ससुर की अपने फोन पे तस्वीर लगाए, रहती वो अपने ससुराल में है, लेकिन वहां पे उसने अपनी माँ की और अपने बाप की तस्वीर लगाई होती है। मैं ये नहीं कहता माँ बाप को भूल जाए, लेकिन जिस घर में आप गए हैं, आपका वो ये डिजिटल वर्ल्ड, ये वो डिजिटलाइजेशन से हमारे इश्यूज जो है डेवलप हुए हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो अभी भी दूसरे घर में जाने के बावजूद वो दूसरे घर में नहीं होती हैं। दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे उनकी सारी एनर्जी जो है वहीं पे होती हैं जहां से वो पली बढ़ी हैं। तो इस वजह से जो हमारे मुआशरे में जो चेंजेस आ सकते हैं मेटावर्स में आने वाले वक्त में, जब इंसान जो है फिजिकली इंटरेक्शन नहीं करेगा, डिजिटली हम एक दूसरे के साथ जॉब्स भी ऑनलाइन ही घर बैठ के कर रहे होंगे, हम जो मीटिंग्स भी ऑनलाइन ही कर रहे होंगे मेटावर्स की दुनिया के अंदर, सारे काम जब हम डिजिटली एक ही जगह बैठ के कर रहे होंगे, तो उसका क्या हमारी मुआशरत के ऊपर असर होगा, ये हम सबको सोचना चाहिए। और मैं गाहे बगाहे इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।